हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन को। तो आइए देखते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड एग्जांपल को भी समझ लेते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है। सूडो ऑर्डर जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो क्या होते हैं, फेक टाइप के होते हैं। फेक का मतलब वो दिखेगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रहेगा नहीं, ठीक। या तो कुछ इस तरह का इसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये किस तरह का देखिए रिएक्शन है, तो आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो दिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर, दैट आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट अपीयर टू बी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन क्या होता है, ये अपीयर होता है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा ही। कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज मोर देन अनदर रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट जो होगा इसमें इसका उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, दूसरे वाले कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एथिल एसीटेट का, ठीक है। जब एथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस कराते हैं एथिल एसीटेट का, ठीक है, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो वो हमारा एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। जब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तब ये क्या होगा और अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जांपल हमारा आता है सूडो ऑर्डर के केस में, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, ठीक है। जो हम लोग जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो भी हमारा एक तरह का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो देखिए वर्ड सूडो डिनोट द फेक, ठीक है। कहने का मतलब ये अपीयर तो हमें लगेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लगेगा नहीं, लेकिन वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं। तो आइए पहले इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट को अगर ले लिया जाए तो फार्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये एथिल एसीटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। तो होता क्या है कि वाटर क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये H+ और OH- में डिसोसिएट हो गया, ठीक। और ये हमारा पूरा कंपाउंड क्या होगा, CH3CO- और C2H5+ में डिसोसिएट हो गया। तो ये हमारे पास जो C2H5 OH के साथ एल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले रहा है। यहाँ क्या बन जा रहा है, एथिल एल्कोहल। एक मॉलिक्यूल तो बन गया एथाइल एल्कोहल का, और दूसरा हमारे पास ये वाला बचा CH3COOH के साथ कंबाइंड हो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तब। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो साइन बना हुआ है आप लोगों का, ये है प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, एथिल एसीटेट ओनली, यानी ये वाटर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब देखिए ये है क्या, तो आइए एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एथिल एसीटेट को, तो फार्मूला क्या था, CH3COO C2H5। तो ये हमारे पास क्या है, एथिल एसीटेट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी रिएक्शन विथ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COOH में, ठीक है, और C2H5OH के अंदर। तो अगर मैं बात करूं इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो यहाँ पे देखिए सूडो ऑर्डर में होता क्या है जनरली, तो अगर एक रिएक्टेंट, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, दो है, एक रिएक्टेंट है एथिल एसीटेट और दूसरा क्या है, वाटर है। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एथिल एसीटेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, और एथिल एसीटेट का कंसंट्रेशन कम है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो वाटर क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। तो वाटर है हमारा बहुत ही एक्सेस में, और ये क्या है, ये लिमिटिंग अमाउंट में है, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं
इनिशियल कंसंट्रेशन इसका, ठीक है, शुरू में ये हम लोग मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, मान लेते हैं हम लोग क्या है 0.1 मोल है, ठीक है, केवल ये वाला। और वाटर क्या इससे कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग मान लेते हैं ये 100 मोल वाटर है, ठीक है, 100 मोल का मतलब 100 मोल पर लीटर है, मोलारिटी इसका है कंसंट्रेशन, ठीक। तो इनिशियली ये दोनों तो फॉर्म अभी नहीं हुए हैं, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ एट t=0 पे। अब मान लीजिए कुछ समय बाद रिएक्शन आगे जब प्रोसीड हुआ, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, तो होगा क्या कि दोनों का देखिए एक एक मोल है, एक्चुअल में है क्या कि एक मोल ये भी है एक मोल ये भी है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्शन जैसे प्रोसीड होगा, तो अगर मान लीजिए इसमें से 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ या खर्च हो गया, तो ये 0.1 मोल था और इसमें से 0.1 मोल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो इसका भी एक ही मोल है, तो सेम मोल क्या होगा, ये भी रिड्यूस होगा। तो 100 में से अगर 0.1 यहां से रिड्यूस हुआ, ठीक, तो ये तो क्या होगा, तो ये हमारे पास इसका कंसंट्रेशन इतना हो गया, और ये दोनों भी 1 मोल है, तो क्या होगा 0.1 मोल ये फॉर्म होगा, 0.1 मोल ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अगर मैं बात करूं इससे कंसंट्रेशन की, तो अगर ये रिएक्शन के, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये तो हो गया 0, ये हो गया 0 m, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत थोड़ा सा घटा, यानी 100 में से 0.1 क्या हुआ है, केवल रिड्यूस हुआ है। तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 99.9, ठीक। अगर 99.9% क्या होगा, ये पूरा पूरा मतलब इतना कंसंट्रेशन इसका बचा रहेगा, यानी ये बहुत ही क्या है, ज़्यादा है, और ये दोनों तो फॉर्म हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा गया कि रिएक्शन के, जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है इसका वो खत्म हो गया, लेकिन इसका कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी इसमें से क्या हुआ, केवल 0.1 मोल ही रिड्यूस हुआ, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक मोल है एक मोल है। तो रिएक्शन में क्या होता है, दोनों का जब इक्वल मोल लेते हैं, तो रिएक्शन में जब इसका एक मोल खर्च होगा और इसका एक मोल खर्च होगा, तो एक मोल ये बनेगा एक मोल ये बनेगा। तो अगर ये 0.1 रिड्यूस हुआ, ठीक, और ये भी 0.1 ही रिड्यूस होगा, 0.1 ये बनेगा, 0.1 वो बनेगा। तो ये हमको पता है, ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर, क्योंकि दोनों क्या है एक एक मोल है। तो एक मोल जब इसका खर्च हुआ, तो ये तो कहानी खत्म इसकी, ये तो 0 हो गया, लेकिन इसका क्या है, इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, रिएक्शन में जो एक्सेस में वाटर है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को अगर और आगे कराना चाहूँ, तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, अब ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड आगे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एथिल एसीटेट और वाटर से ही दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एथिल एसीटेट तो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, खाली अकेले वाटर तो ये दोनों बना नहीं पाएगा, तो रिएक्शन इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिएक्शन क्या था, पूरा का पूरा इस पे डिपेंड कर रहा था, यानी ये क्या है, एक्सेस में है, ये क्या है, लिमिटिंग में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। ये रिएक्शन में क्या है, एक्सेस, सॉरी ये क्या है, ये हमारा लिमिटिंग हो जाएगा, इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में दोनों चीजें हैं, तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग और क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो जो लिमिटिंग होता है उसी पर रिएक्शन का रेट क्या होता है, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, रिएक्शन का रेट क्या होगा, लिमिटिंग वाले पे ही डिपेंड करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान देके चलना है। तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या, ये भी है और ये भी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं CH3 COO C2H5 के कंसंट्रेशन और वाटर के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ये तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव, कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो किस पर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अफेक्ट इस पर नहीं पड़ा है, यानी इसका क्या हुआ, 0.1 मोल केवल खर्च हुआ, तो ये खत्म हो गया। लेकिन इसका 0.1 मोल जो खर्च हुआ, तो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 लड़के हैं, ठीक है, या 2 बच्चे हैं हम यहाँ पे, और एक के पास क्या है, एक हमारे पास A है लड़का और एक है B। अब मान लेते हैं कि इसके पास क्या है, 1000 रुपीज़ है और इसके पास क्या है, केवल 1 रुपये, ठीक। अब दोनों को मान लीजिए एक टॉफ़ी खरीदनी है केवल, ठीक। अब एक टॉफ़ी खरीदनी है, ठीक है, तो एक टॉफ़ी अगर दोनों को परचेस करना है, तो अगर ये खरीद लेगा इस टॉफ़ी को, तो ये तो खानी खत्म, ये तो 0 हो जाएगा।
लेकिन जिसके पास 1,000 रुपये है, अगर ये टॉफ़ी को परचेस कर लिया, खरीद लिया, तो इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, इसके पास पूरा क्या होगा, 999 रुपये पूरे बचे रहेंगे, यानी इसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। वैसे ही अगर मैं रिएक्शन में बात करूँ, तो जब इसका 0.1 मोल खर्च हुआ है तो ये तो जीरो हो गया पूरा, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इसमें 0.1 मोल खर्च होगा तो इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लगभग कांस्टेंट ही है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑर्डर देखने में तो लग रहा है 2, लेकिन ऑर्डर इसका 2 नहीं है। फिर से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, के इंटू, ये प्रोपोर्शनल लगता है तो क्या लगता है, रेट कांस्टेंट, ये हो जाएगा CH3CO C2H5 एंड H2O। अब हमको पता है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डू नॉट अफेक्टेड, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कोई अफेक्टेड, इस पे कंसंट्रेशन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी ये भी क्या है, लगभग कांस्टेंट ही है। तो इस कांस्टेंट के साथ इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे और एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलेंगे हम लोग के डैश। यानी मैं क्या लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के डैश, एक नया कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट लेते हैं के डैश, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CH3COO C2H5। अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज के डैश, तो के डैश क्या है, यहाँ पे मैं इसको भी ठीक है नोट कर दे रहा हूँ। देखिए जो के डैश है वो हमारा क्या है, H2O इंटू के, ठीक है, या के इंटू H2O को क्या बोल रहे हैं, के डैश बोला, यानी H2O और के को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट क्या ले लिया गया, के डैश। अब कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, वो केवल और डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन के ऊपर, किसके, वाटर के अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट है एथिल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली CH3COO C2H5। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये कैसा है, इसका पावर तो 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ठीक, तो जो रिएक्शन का यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर होगा, वो तो अब क्या दिख रहा है, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन दैट आर कोलाइड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन में क्या होते हैं, हमारे जो रिएक्शन के रिएक्टिव मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल तो मैंने 2 ही लिया था, तो कोलिजन तो नहीं दोनों का होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अगर मैं इस तरह से अगर डिफाइन करूं, यानी कहने का मतलब सूडो ऑर्डर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑर्डर तो इसका 1 हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है। ठीक, तो दिखने में तो लग रहा था सेकेंड ऑर्डर, लेकिन है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो इसी को बोल रहे थे हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, इसका आ गया 1। यहां से देखने पता चल रहा था कि 2 है, लेकिन आ क्या रहा है, 1। मॉलिक्यूलरिटी तो अभी भी क्या है, 2 है। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, ऑर्डर 1 हो। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था। तो और हम लोग सेकेंड एग्जांपल को भी ले लेते हैं सूडो ऑर्डर के केस में। ठीक है, तो वह बातें सब वही होंगी, चीजें क्या है, वही है। एक्सेस में हमेशा क्या होगा, वाटर ही रहता है जनरली। तो यहाँ पे देखिए जैसे ले लिया गया है एसिड कैटेलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मतलब सुक्रोज को अगर ले लिया जाए और इसका भी रिएक्शन करा दिया किसके साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए सुक्रोज का, तो उससे क्या बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडियम लिया गया है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली बी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक, सुक्रोज। ठीक है, केवल और केवल क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सुक्रोज के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां भी क्या है, कुछ वही वाली जो अभी मैंने बताया था इसके पहले, वही वाले सब क्या है, टर्म्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगे। वाटर क्या होगा, एक्सेस में होगा, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या एक्सेस में है, और शुगर क्या है, वो लिमिटिंग है। तो शुगर क्या होगा, रिएक्शन के दौरान
शुगर का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, वाटर बचा रहेगा, तो केवल शुगर तो के लिए हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज बना नहीं पाएगा, तो वो क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली बी डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, क्योंकि वो लिमिटिंग में है, वाटर एक्सेस में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ शुगर पे। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, C12H22O11 और वाटर के कंसंट्रेशन पे। इस तरह से मैं देख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको जब पता हो जाएगा कि ये एक्सेस में है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक नया कांस्टेंट बनाएंगे और उसी के साथ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया इक्वल टू के, तो अब के साथ वाटर को इन्वॉल्व कर दिए, तो यहाँ क्या बन गया के डैश। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल डिपेंड कर रहा है, ठीक, शुगर के कंसंट्रेशन पे। तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, के डैश यानी के इंटू H2O के, यहाँ पे के डैश इक्वल टू क्या है, के इंटू H2O। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो शुगर का एग्जाम्पल ले लीजिएगा और एक एग्जाम्पल जिसके पहले मैंने जो बताया था, ठीक। तो वही दोनों एग्जाम्पल क्या होते हैं, जनरली सूडो ऑर्डर के केस में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पूरा, ठीक है, सूडो ऑर्डर था, जो कि क्या था, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कब है, जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हम लोग दोनों चीज़ें जान लेते हैं, तभी इस चीज़ को क्या करेंगे, समझ पाएंगे आसानी से। तो अब क्या करेंगे, अब ये हमारा देखिए ये समाप्त हो गया मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लेंगे, जो एनसीईआरटी में है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डेरिवेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो ये वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।